आज बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखा गया है। 15,100 के हल्के से नीचे हम आए हैं। अब ये नया स्पीड ब्रेकर खड़ा हुआ है। 15,133 के हाई छूने के बाद वहां पर रेजिस्टेंस फेस किया और लोगों ने मुनाफा वसूली की। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बाजार टूट गया है, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे आपको दिखेगा निफ्टी। प्रेशर ज्यादा है निफ्टी बैंक में, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तगड़ी तेजी देखने को मिली है। उसके बाद आप कह सकते हैं हल्का सा कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। तो 34,000 के नीचे इस समय 33,740 के लेवल्स। और आज के सत्र में दरअसल एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा तेजी है दिग्गजों के मुकाबले। तो 15,100 पर वापस या फिर उसके करीब आना फिर से संभव। निफ्टी भले ही 34,000 के नीचे हो, लेकिन देखिए डे लो से करीब 150 पॉइंट संभला है। आज रियल एस्टेट, पावर और फार्मा शेयरों में कुछ खरीदारी जरूर देखी गई है, लेकिन आप देखिए मिड कैप इंडेक्स जो कर रहा है आउट परफॉर्म, और यहाँ पर सीमेंट है, पीएसयू स्टॉक्स है और सरकारी बैंक है। तो पीएसयूज का थोड़ा सा आज योगदान है तेजी में मिड कैप इंडेक्स के पीछे। ऑटो, निजी बैंकों में आज हालांकि कुछ मुनाफा वसूली जरूर दर्ज हुई है। तो क्या रणनीति इस समय बने कि आपके रिटर्न्स यहाँ पर और बेहतर बने, अब वो स्टॉक्स में बनेंगे या फिर इंडेक्स में? गावा साहब से सीधे समझ लेते हैं। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय ट्रेड क्या रहेगा इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। यहाँ पर ट्रेड एक्चुअली डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आज का हाई ब्रेकआउट हो जाता है तब जाके ले लेना चाहिए, वो कल बेचना चाहिए अगर ब्रेकआउट होता है तो, क्योंकि कल का रेंज और आज का रेंज बिल्कुल वही है। तो यहाँ से ब्रेकआउट की जरूरत है। हाँ, एक बात तो पक्की है, जो कल अब जो क्लोज मिला है ये बढ़िया मिला है, और कह सकते हैं 14,950 बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ ब्रेकआउट मिला है। मुझे लगता है शायद लास्ट के 15 मिनट में या 10 मिनट में अगर ट्रेड लेकर जाएं ऑप्शंस के जरिए, तो कल एक शायद ऑन द अपसाइड एक गैप अप खुलना चाहिए, तो उस समय शायद ट्रेड बनता है। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा, अवॉइड करें तो अच्छा है निफ्टी का। कोई स्पेसिफिक ऑप्शन जिस पर आपकी नजरें हैं इस समय? क्या 15,100 का वो कॉल ऑप्शन लेकर जाया जा सकता है या 15,200? मैं प्रेफर करता हूं इन द मनी का, 15,000 का, 15,000 का या 15,100। 15,100 भी वहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो 15,000 और 15,100 में कॉल ऑप्शन लेने की मेरे ख्याल से एक चेष्टा करनी चाहिए। मैं शायद करूंगा। चलिए, तो गाबा साहब ने आपको बता दिया सेकंड हाफ में वो क्या ट्रेड लेंगे। अच्छा, स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए बताइए। मुझे एक्साइड अच्छा लगता है। एक्साइड में तेजी नजर आती है, पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले यहाँ पर। एक्साइड का जो टारगेट है 192 का है, स्टॉप होगा 187 का। यहाँ पे सुबह से एक तेजी देख रहा हूं और अब तक होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए एक्साइड में। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है सन फार्मा, डिफेंसिव बेट। यहाँ पर भी एक तेजी नजर आती है। सन फार्मा का जो टारगेट है करीब 710 का है, स्टॉप होगा 692 का। ओके, तो सन फार्मा में 710 के टारगेट के लिए एक मौका, 692 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और एक साइड में भी एक तेजी का ही ट्रेड आपने लेना है। ये फिलहाल गाबा साहब की राय एकदम साफ है। चलिए आपको बताते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिला। हरकत कहां पर है, तो आप देखेंगे फार्मा कंपनियों में जो गाबा साहब भी मेंशन कर रहे थे, उन्होंने सन फार्मा का जिक्र किया, लेकिन मिड कैप फार्मा में आप देखिए न्यूलैंड लैब्स, एलेम्बिक, वॉकहार्ट, टोरेंट फार्मा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। आईटी में भी हमने देखा है परसिस्टेंट, एल&टी, इन्फोटेक, सोनाटा जैसे स्टॉक्स हैं जो तेजी में हैं। सरकारी बैंकों का मैं जिक्र कर रही थी बड़ी बातों में, आईओबी, बीओआई, सेंट्रल बैंक, ये वो 3 स्टॉक्स हैं जहां पर प्राइवेटाइजेशन की पहल की खबर एक बार फिर आई। कुछ नया अपडेट नहीं आया, लेकिन बस खबर एक बार फिर चली तो वो स्टॉक्स भागे, और इंडियन बैंक में भी तेजी देखने को मिली है। ये जो सॉफ्ट कमोडिटीज है, टी, कॉफी, इनमें हम देख रहे हैं खरीदारी का रुझान बनता हुआ। टाटा कॉफी, सीसीआई प्रोडक्ट्स, हैरिसन, ये बाकी स्टॉक्स जिनमें तेजी का रुझान आज के सत्र में। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं चीनी कंपनियों में भी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट लिस्ट बहुत लंबी है, सारे स्टॉक्स आपको नहीं गिनवाएंगे, लेकिन हाँ ट्रेंड काफी ज्यादा तेजी का बना है। 1-2 काउंटर्स पर पहले राय ले लेते हैं टेक्निकली, जिनमें इस घंटे एक्शन बढ़ रहा है या फिर बिगड़ रहा है, और गावा साहब फिर बताएंगे कि क्या ट्रेड लेना बनता है या नहीं। गावा साहब, अभी स्टॉक जो चल रहा है वो है शालीमार पेंट का। वॉल्यूम देखिए 1,29,000 शेयरों का हो चुका है, स्टॉक 93 के आसपास, 1% का मूव जो पिछले 5-10 मिनटों में आया है। क्या ट्रेड लेंगे?
मेरे ख्याल से लेना चाहिए शालीमार पेंट्स को। इस रीजन ये है कि शालीमार पेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। 84 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 84-85 जोन्स पर, उसके ऊपर थोड़ा ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, वॉल्यूम्स कम होते हैं, इसलिए ले लेना चाहिए। स्टॉप भी थोड़ा 84-85 का ही होना चाहिए। अब 93 में ट्रेड कर रहा है। अब देखा जाए तो कह सकते हैं कि 9 रुपए का स्टॉप है, उतना जरूरी है। अगर हमको 100 के पार देखना है शालीमार, तो मुझे लगता है 100 के पार भी चला जाएगा। 110 का पॉसिबिलिटी टारगेट है, तो उसके हिसाब से ले लेना चाहिए। थोड़ा वक्त देना चाहिए, प्ले रूम चाहिए शालीमार को अनफोल्ड करने में, क्योंकि एशियन पेंट्स और बजर में स्ट्रेंथ तो हमने देखी है। जी हाँ, वो स्टॉक्स अच्छा खासा चल चुके हैं। और एक और पॉकेट जहां पर मजबूती है काबा साहब, वो है सीमेंट कंपनियां। आप देखिए बिरला कॉर्प 7% ऊपर, आज HIL में तेजी देखी गई, आपका जेके लक्ष्मी सीमेंट भी भाग रहा है। तो एक बार जेके लक्ष्मी सीमेंट का आप चार्ट चेक निकालिए, तब तक सुमित को जोड़ेंगे और दरअसल नतीजे आएंगे कल जेके लक्ष्मी के और साथ ही साथ हेवल्स के। तो पहले जेके लक्ष्मी, क्योंकि आज बिरला कॉर्प के भी नंबर्स आए, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। ये क्वार्टर Q4 दरअसल सीमेंट कंपनियों के नाम रहा है, सभी कंपनियों ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। सुमित, जेके लक्ष्मी भी उम्दा परफॉर्मेंस दिखा सकता है क्या? देखिए, कल हमने बात की थी प्रिज्म जॉनसन की और एक रोबस्ट नंबर वहां से भी आते हुए दिखाई पड़े हैं, घाटे से मुनाफे में आई। और आज जेके लक्ष्मी सीमेंट जिसके नंबर कल आने वाले हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है करीब करीब 1220 करोड़ रुपए इनकी आय रहेगी, जो कि 1060 करोड़ से बढ़कर आएगी। एबिटा फ्रंट पर करीब फ्लैट 190 करोड़ का एक आंकड़ा होगा 200 करोड़ के कंपैरिजन में। मार्जिन 15% और मुनाफा 90 करोड़ के आसपास होगा 100 करोड़ के कंपैरिजन में। YOY बेसिस पे नंबर थोड़े से फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर होंगे, लेकिन हाँ सिक्वेंशली नंबर इनके थोड़े बेटर साइड पर आएंगे, क्योंकि रियलाइजेशन इंप्रूव होगा। प्राइस हाइक किया था, उसकी वजह से कंपनी के रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ कंपनी ने कुछ कॉस्ट कटिंग भी की थी, जिसके आधार पर भी कंपनी के नंबर्स बेटर साइड पर सीक्वेंशियली आएंगे। 2-3 चीज़ें केविएट के तौर पे आप ध्यान रखें। एक, छत्तीसगढ़ में जो ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड जो स्ट्राइक थी, उसकी वजह से इनकी थोड़ी वॉल्यूम सबड्यूड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतना नहीं था जितना पिछले क्वार्टर में था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़े से नंबर्स को फीका कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ब्रोकर से मान रहे हैं कि YOY फ्लैट नंबर रहेंगे और सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर थोड़े से बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट के। ओके, तो सीक्वेंशियल बेसिस पर नंबर्स मजबूत और बाकी सभी सीमेंट कंपनियों ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। वो स्टैक आपकी स्क्रीन पर आएगा तमाम सीमेंट कंपनियों का, चाहे वो बिरला कॉर्प हो, जेके लक्ष्मी हो, दालमिया भारत हो, रैमको हो, सब भागे हैं। काबा साहब, टेक्निकली पहले जेके लक्ष्मी बताइए, अगला पड़ाव क्या रहेगा, क्या ट्रेड लेना बनता है कल नतीजों से पहले, और इसके अलावा कोई और सीमेंट स्टॉक आपको पसंद हो तो वो भी बताइए। नहीं, मुझे जेके लक्ष्मी तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट काफी बेस बना हुआ है और बेस के बाद ब्रेकआउट मिला है 2 दिन पहले, और उसके बाद चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता, और आज का जो मूव है तेजी का मूव है, और मुझे लगता है कंफर्टिंग जोन है। यहाँ पर भी अगर क्लोज मिल जाता है जेके लक्ष्मी जी, कोई 445 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ये 475 की तरफ जाएगा। वक्त लगेगा उसे, लेकिन 475 पॉसिबल है। तो जेके लक्ष्मी तो बनता है, स्टॉप होना चाहिए करीब 420 का, और कुछ नहीं। मैं इंडिया सीमेंट देख लेता हूँ, इंडिया सीमेंट में अगर तेजी है तो। हाँ जी, बोलिए। सॉरी, नहीं, बताइए, चार्ट चेक दे दीजिए आप इंडिया सीमेंट का, फिर सुमित को जोड़ेंगे हेवल्स पर। जी हाँ, इंडिया सीमेंट मेरे ख्याल से 175 का स्टॉप होना चाहिए, उसके ऊपर अप मूव मिलेगा। टारगेट ऑन द अपसाइड 190 का है। हेवल्स मैंने कल दिया था बाय, और मैंने कहा था अब तो मूव शुरू हुआ है। जी हाँ, मूव शुरू हुआ है और कल नजरें रहेंगी स्टॉक पर, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं और नतीजे अच्छे रहेंगे। सुमित आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह का प्रदर्शन रहेगा। सुमित, गाबा साहब ने कल ही कह दिया हेवल्स का स्टॉक चार्ट्स पर दिख रहा है अच्छा। अब फंडामेंटली कंपनी क्या पेश करेगी? देखिए, 2 तरह के मत हैं यहाँ पर। कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं कि नंबर वीक रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़्यादातर ब्रोकर मान रहे हैं कि शायद नंबर बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े, और सीक्वेंशियली खास तौर से, क्योंकि जो गर्मियों की डिमांड है और स्पेशली लॉयड की साइड से जो पिकअप है वो शायद पहले से आता हुआ दिखाई पड़े। पहले ऑब्वियस ही बात है कि इन्वेंट्री पहले भरी जाती है गर्मियों से, तो वो एक इम्पैक्ट शायद इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बेटर साइड पर नंबर रहेंगे ही। सीक्वेंशियल बेसिस पे हेवल्स
हेवेल्स के, लेकिन स्टैंड लोन बेसिस पे हेवेल्स के जो नंबर है उसमें करीब 30% के आसपास ही ग्रोथ रहने का अनुमान है। लॉयड का कारोबार करीब 42% के आसपास ही ग्रोथ दिखा सकता है। नेट सेल 3040 करोड़ रुपए के आसपास, एबिटा 470 करोड़ रुपए, जो कि 250 करोड़ से बढ़कर आएगा YOY बेसिस पर। मार्जिन 15-15.5% के आसपास आएंगे, 11% से बढ़कर, और पैट 180 करोड़ से 290 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। तो YOY बेसिस पे एक मजबूत नंबर्स का अनुमान ब्रोकर्स लगा रहे हैं। 2-3 चीजें हैं, कॉस्ट ईज आउट हुई है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, उसका एक इम्पैक्ट कंपनी की मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसीलिए पीबीटी करीब 115% के आसपास क्वार्टर में बढ़ सकता है। सीक्वेंशियल नंबर भी बेटर रहेंगे। 2 केविएट है, कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं कि नंबर सबड्यूड रहेंगे, और एक क्योंकि कॉपर के प्राइसेस बड़े हैं तो केबल बिजनेस के अंदर वो थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जो इनके समर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, और साथ साथ कमेंट्री तो क्रूशल रहेगी, किस तरह से मैनेजमेंट यहाँ पे कमेंट्री देते हैं। जी हाँ, मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी इंपॉर्टेंट, और खासतौर से Q1 में डिमांड कैसी रही है उस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन आज देखिए मिड कैप्स के ही जलवे हैं, और गाबा साहब के आप कह सकते हैं लबों पर सरस्वती बैठी है। शालीमार पेंट एक बार रिविजिट करते हैं। गाबा साहब, जब हमने आइडेंटिफाई किया था 94 का लेवल था, बात करने के बाद 4% ऊपर ये काउंटर, 3% की तेजी हमारे बात करने के बाद हुई है। आपने कहा इंडिया सीमेंट, और इंडिया सीमेंट 179 के लेवल्स पर आ गया, तो यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी चमक देखने को मिल रही है, तेजी है। मिड कैप्स में ही देखिए दरअसल लोग पैसा लगा रहे हैं। एक और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हरकत आना अब बस शुरू हो रही है, वो है रेलटेल। गावा साहब 133 रीसेंट लिस्टिंग है, 2.5% का इजाफा, और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम्स अच्छे, 26 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार आज के सत्र में। इधर ट्रेड लेना बनता है क्या? ने बहुत ही बढ़िया स्टॉक स्पॉट किया और अच्छी जगह पे किया हुआ, बस ले लेना चाहिए। 128 का स्टॉप लगाइए, बस मुझे लगता है 140 पार कर ले, हो सकता है 145 भी चला जाए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है हाई टाइम बेसिस पर, हाँ वॉल्यूम ये ज्यादा चार्ट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो मुझे बॉटम लग रहा है अच्छा, बहुत ही बढ़िया बॉटमिंग आउट रखता है, ले लेना चाहिए। देखिए बढ़ भी गया अभी, तो आपने बढ़िया स्पॉट किया रेलटेल। सब बस लक है, अच्छे काउंटर्स निकल रहे हैं। एक और काउंटर स्क्रीन पर लाएंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे। JSW एनर्जी, फटाफट बताइएगा बस साहब, ये भी 118 के लेवल्स पर है, यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा है, 20 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार भी हो चुका है वॉल्यूम में। बाय मोड में तो है, और टाइट स्टॉप लगाना चाहिए, बस होना चाहिए 115 का। 1-2 दिन देंगे तो 125 भी दिखेगा इसमें JSW एनर्जी में। बढ़िया स्पॉट वंस अगेन, क्योंकि इसका जो करेक्शन था वो करेक्शन खत्म हुआ JSW एनर्जी का, और फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। ऐसे स्टॉक तो अच्छा लगता है मुझे। जी हाँ, इसीलिए आपके सामने ही लेकर आ रहे हैं हम ये स्टॉक्स। देखिए रेलटेल, JSW एनर्जी, शालीमार पेंट, इंडिया सीमेंट, इन सब की बात अभी हुई है, और 5 मिनटों का भी समय नहीं हुआ है, इन स्टॉक्स में लगी है फिर तेजी की आग। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद बात होगी जिंदल स्टेनलेस की। तिमाही नतीजे आ चुके हैं, अब यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है, डिमांड की स्थिति क्या है, इस सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। अनुराग मंत्री ग्रुप CFO हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। Monia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा, कुछ पल घर के नाम। लोग कितने दिलदार हैं, लाखों करोड़ों रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं बिना देखे कि वो सही है या नहीं। मतलब आप तो उनमें से नहीं है ना? आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो, अपना पोर्टफोलियो चेक करो, और जो सही म्यूचुअल फंड है उसमें स्विच करो। दिलदार बनना है ना तो अपनी फैमिली के लिए बनो, मार्केट के लिए नहीं। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing.
Magnetic fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और देखिए मिड कैप्स में ही सबसे ज्यादा तेजी आज के सत्र में। इंडेक्स में आपको इतना बड़ा मूव नहीं दिखाई देगा जितना इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखने को मिला है, चाहे वो सीमेंट कंपनियां हो, चाहे वो आपकी चाय चीनी कंपनियां हो, और हमने ऑफ कोर्स कुछ पेंट सेक्टर के भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। शालीमार की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले और अब रेडार पर आ रहा है इंडिगो पेंट जो 3% ऊपर है। तो अलग अलग आइडियाज हैं, लेकिन एक और स्पेस है कमोडिटी वाली जिसके लिए ये Q4 काफी अच्छा साबित हुआ है। जिस भी स्टील कंपनी ने अपने नंबर्स पोस्ट किए प्रदर्शन बढ़िया, और जिंदल स्टेनलेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नेट प्रॉफिट 292 करोड़ का, पिछले साल इसी तिमाही में लॉस था 66 करोड़ का। रेवेन्यू में 26% का इजाफा, मार्जिन 7% से बढ़कर 14% के करीब आए, लगभग मार्जिन डबल हुए हैं। तो डिमांड अच्छी रही है Q4 में, लेकिन क्या यही प्रदर्शन बाकी साल यानी कि नए साल FY22 में भी देखने को मिलेगा? इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग मंत्री हैं, ग्रुप CFO। मंत्री जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये क्वार्टर तो बहुत ही मजबूत रहा है अनडाउटेडली। मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगी, क्योंकि हम Q1 में प्रैक्टिकली आधा हो चुका है, डिमांड क्या उतनी ही स्ट्रांग है जितनी Q4 में थी, या फिर लॉकडाउन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखने लगा है? Q1 के शुरू में जब सडनली केसेस बढ़े और स्टेट वाइड लॉकडाउन शुरू हुआ तो सर्टेन थोड़ा सा इम्पैक्ट था डिमांड पे, एंड डिमांड से ज्यादा लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस ज्यादा थे इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, गेटिंग द मटेरियल आउट टू द कस्टमर्स प्लेस। सो थोड़े इनिशियल डेज में हमको वी हैड सर्टेन चैलेंजेस ओवरऑल। लेकिन एक चीज हमने अपने बिजनेस मॉडल में की है, हमने नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट रेंज ऑफ वेयर वी कैन कैटर टू ऑल द सेगमेंट्स। सो वेदर ये रेलवे है, ऑटो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बर्तन सेगमेंट। सो हम किसी भी प्रोडक्ट सेगमेंट को कैटर कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम अपना मिक्स ऑलवेज डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट, बिकॉज वी आर द वन ऑफ द लार्ज स्टिल अप्रूव्ड सप्लायर फॉर मोस्ट ऑफ द लार्ज यूरोपियन एंड US प्लेयर्स। सो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो भी बहुत हाई एंड मार्केट में होता है जहां अप्रूवल बेस्ड एक्सपोर्ट है। तो हम अपना एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिक्स भी ऑल्टर कर सकते हैं, और ये सब पॉसिबल है बिकॉज हमने साथ साथ इसके साथ तो एक तो हमने प्रोडक्ट मिक्स को स्ट्रेंथन किया है। वी हैव नाउ 120 प्लस प्रोडक्ट रेंज, so we can cater to all the segment. Second, हमने इसके साथ साथ बैकएंड पे अपनी सप्लाई चेन एंड प्रोडक्शन लाइंस को भी इस तरह से अलाइन कर लिया है कि 30 से 40 दिन के अंदर हम प्रोडक्ट रेंज स्विच कर सकते हैं टू कैटर टू द एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक, ज्योग्राफिकल मार्केट, अदर वेरियस डिफरेंट सेगमेंट। तो उससे हमारे बिजनेस मॉडल में ये होता है कि अगर जो कुछ चैलेंजेस आते हैं किसी मार्केट्स में तो हम बहुत जल्दी उसको स्विच कर सकते हैं 30 से 40 दिन के अंदर टू कैटर टू द न्यू सेगमेंट। ओवरऑल इस ऑल दिस बिजनेस रीजेक एंड स्ट्रेटेजिक मूव्स के कारण हमको लगता है कि ओवरऑल हम इस साल भी अगर FY22 देखो तो फुल ईयर बेसिस पे, दो इनिशियल चैलेंजेस हैं बट वी होप टू रिकवर द डोमेस्टिक डिमांड आल्सो अगेन बिकॉज अब केसेस भी कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन फास्ट होगा, तो ऑल सब के चलते हमको डोमेस्टिक मार्केट में भी इम्प्रूव होना चाहिए। पुट टुगेदर अभी भी हम देख रहे हैं ग्रुप लेवल पे वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अगर इस साल में हम 20 से 22% वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे। 20 से 22% की वॉल्यूम ग्रोथ इस साल, आपने लगभग 15% तक की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है और आप कह रहे हैं 20 से 22% तक की वॉल्यूम ग्रोथ और देखने को मिलेगी। सर, अगर एक अंदाजा हमें दे सके इस समय रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से कितना और बढ़ने के आसार हैं, साथ ही साथ दूसरी तरफ ये जो रॉ मटेरियल लगातार बढ़ रहा है, आयरन ओर की कीमतें हम देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं, बाकी मटेरियल बढ़ रहा है, क्या ये मार्जिन्स को थोड़ा सा प्रेशर में डाल सकता है या फिर सीधा प्राइस हाइक लेकर आप उसे ऑफसेट करेंगे? आपने 2-3 चीजें हर्षिता इसके साथ एक साथ पूछी है। सो पहली बात तो हम रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो हम पूरा पास ऑन नहीं करते। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में because being a responsible player, what we do, we actually do a very balancing act between the markets and segment.
तो अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे, निकल ऑलमोस्ट 10.5% बढ़ा था, फेरोक्रोम 24% बढ़ा था, बट हमारा एवरेज रियलाइजेशन खाली 8% बढ़ा है। तो दिस इटसेल्फ सेज कि हमारा प्राइस हाइक इनफैक्ट हम पास ऑन नहीं करते हैं, वी एक्चुअली मेक इट मोर विद द आवर इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है, it's not just simply passing on the price hike, in fact we give the benefit to the consumer, domestic consumer. Now इसके चलते जो हमारी operating efficiencies है, we try to derive margins more on that and continuous improvement in our supply chain and operating efficiencies. तो उसके ओवरऑल हमको लगता है कि अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिक्स की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि हमारा वी हैव नाउ वेरी एजाइल बिजनेस मॉडल। हम ओवरऑल अगर आज से 2 साल पहले देखिए, हमारा 30% एक्सपोर्ट होता था। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, 2-3 क्वार्टर से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी तो हमने वो कम करके 15% कर लिया। नाउ इनिशियली इस क्वार्टर में थोड़ा सा हमने एक्सपोर्ट वापस बढ़ाए हैं क्योंकि बिकॉज वो इनिशियल लॉकडाउन था, बट अगर वो रिकवर होता है तो अगेन वी विल बैलेंस द एक्सपोर्ट। तो हमारा प्रायोरिटी हमेशा डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा रहता है कि टू कैटर एट द बेस्ट प्राइस टू द डोमेस्टिक मार्केट। इसके चलते आज की डेट में अगर मैं देखूं मार्केट जो लग रहा है कि रिकवरी होनी चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में भी, ओवरऑल हमको लगता है 15 से 20% ही एक्सपोर्ट मिक्स हम पूरे साल में मेंटेन कर पाने चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट। लेकिन अगर डोमेस्टिक मार्केट में सपोज नेशन वाइड लॉकडाउन हो जाता है एंड ऑल दिस थिंग, देन वी विल इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स। सर, आपने 2-3 दफा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट की बात की, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की बात की। ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मजबूत हो रहा है जिंदल स्टेनलेस, हिसार और JSL के मर्जर के बाद क्या, और ये कब तक फाइनली पूरा हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा, बिकॉज दोनों के मर्जर के साथ अब जो ग्लोबली स्टेनलेस स्टील कंपनीज हैं, विल बी प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फ्यू हु हैज 120+ प्रोडक्ट रेंज। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है, दिस इज नॉट ए प्योर कमोडिटी, ये बहुत ही कंज्यूमर ओरिएंटेड सेगमेंट में है, बिकॉज स्टेनलेस स्टील आपको एक्चुअली फिनिश एंड ऑल दिस थिंग एज कंपेयर टू कार्बन स्टील, आप हमेशा देखते हैं कि फिनिश एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए लार्ज प्रोडक्ट रेंज होती है, तो उसके हिसाब से हमारा बिकॉज ये मिक्स इम्प्रूव किया है हमने। जो मर्जर का प्रोसेस है, आई थिंक अगर आपने देखा होगा, हमने सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। इनफैक्ट बिकॉज हमारी मर्जर स्कीम, इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट स्कीम, ऑल दीज अप्रूवल वी हैव गॉट अहेड ऑफ टाइम। वी हैव आल्सो नाउ फाइल्ड फॉर NCLT अप्रूवल। NCLT का प्रोसेस इज राइट नाउ ऑन। हमने जो टाइमलाइन दी है, वी आर होपफुल कि हम उस टाइमलाइन में कर पाएंगे। हमने H2 FY22 तक, मतलब इस साल के एंड सेकेंड हाफ तक हमने खत्म करने की बात करी थी इसको। हम उस ट्रैक पे हैं, हम उसको शायद जल्दी खत्म कर पाएंगे उसको। एक्चुअली NCLT प्रोसेस थोड़ा सा है बिकॉज कोविड केसेस के कारण NCLT बेंचेस भी थोड़ा सा डिले हो रही थी, बट आई थिंक अब मेरे ख्याल से स्पीड अप होना चाहिए। तो NCLT का अप्रूवल भी जैसे हमारा सेबी और स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल आया, उन्हीं लाइन पे नाउ आना चाहिए फास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर डिटेल में बताने के लिए कि यहाँ से आगे का आउटलुक क्या रहेगा। तो मर्जर प्रोसेस आप कह सकते हैं फाइनल स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में NCLT अप्रूवल आने का इंतजार है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इनका पोर्टफोलियो भी 120 प्रोडक्ट्स वाला हो गया है जो कंपनी के बिजनेस को आगे करेगा ड्राइव। ऑल द बेस्ट सर आने वाली तिमाहियों में, और ऑफ कोर्स आप और आपकी अपनी टीम, मैं उम्मीद कर रही हूँ अपना ख्याल रख रहे हैं इस कोविड के दौर में। अच्छा, इस बीच कुछ और स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर मोमेंटम है, एक्शन है। गाबा साहब, शालीमार की हमने बात की, इंडिगो पेंट को नहीं भूलेंगे, स्टॉक 4.5% ऊपर। वॉल्यूम्स हालांकि यहाँ पर 1 लाख से कम है, लेकिन नई लिस्टिंग, हाल ही में नतीजे भी आए। बताइए ट्रेड ले क्या? 2457 का स्टॉक है हालांकि। well, यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन शालीमार एक बेहतर ट्रेड रहेगा, बेटर फंड रहेगा उसका जो। लेकिन इंडिगो लेना है तो ले सकते हैं, 2350 एक स्टॉप लगाना पड़ेगा बस, फिर निकलना पड़ेगा 2550 का। हो सकता है वहां पर चला जाए, यस जाएगा वहां पर भी, लेकिन दोनों में से अगर सिर्फ एक ही चॉइस हो तो शालीमार। दोनों में एक चॉइस है तो शालीमार बेहतर ट्रेड है, और शालीमार में आपके अच्छे रिटर्न भी बने हैं। जब गाबा साहब ने और मैंने बात की तब से लेकर अब तक अगर आपने स्टॉक लिया तो कमाई हुई है। शालीमार, शंकरा नहीं, शालीमार की बात हुई थी। अच्छा चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, और जो ताज़ा आंकड़े मेरे सामने हैं वो ये हैं कि सौरभ सिसोदिया का स्टॉप लॉस दरअसल ट्रिगर हो गया अदानी एंटरप्राइजेज में। 1300 पर इन्होंने पोजीशन काट ली है, फिर तो 1300 उनका स्टॉप लॉस था। बालाजी माइंस में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया।
2725 के लेवल पर, ये ध्यान रखिएगा। 2800 का टारगेट था तो 75 रुपए पहले इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। गौरव बिस्सा का मेरे ख्याल में नाहर पॉली में प्रॉफिट बुक हुआ है, ये भी अपडेट आ रहा है, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे स्टॉक। तो ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपको बता दें। नाहर पॉली में गौरव बिस्सा ने, आपको मैं बता दूं कि प्रॉफिट बुक किया है, तो ये देखिए अब स्थिति क्या है। हिमांशु गुप्ता 46% प्लस के रिटर्न्स, गौरव बिस्सा इनके ठीक पीछे 13% के रिटर्न्स और 5% के रिटर्न्स हो गए सौरभ सिसोदिया के। तो ये है फिलहाल ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे नो योर कंपनी और ऑफ कोर्स मार्केट का पूरा एक्शन, जहां पर आज हम देख रहे हैं मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। गावा साहब शुक्रिया, कई सारे ट्रेड्स पर हमने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। लेंगे एक ब्रेक के बाद बने रहिए CNBC आवाज पर।